आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए सिविक्स के चैप्टर फर्स्ट, जिसमें आप सभी लोगों को पढ़ना है, क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ना है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के बारे में। तो इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी को करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आज से जो है एक नया सीरीज लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें जो है चैप्टर वाइज जो है आपके सभी सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन को जो है कराए जाएंगे और मोर देन क्वेश्चन को कराए जाएंगे, ताकि आपको किसी तरह की एग्जाम में कोई दिक्कत ना होगी। तो इसलिए जो है यह हमारा सिविक्स का प्रथम चैप्टर है। मैंने भूगोल का, इतिहास का, फिर आपका नागरिक शास्त्र, जो आपका आर्थिक आपदा है, उससे सभी चैप्टर को जो है मैंने कराया है। और जो भी आपके पिछले सेट चल रहे थे प्रैक्टिस में वो सभी चलेंगे। एक नया सेट जो है आज से लॉन्च हो रहा है। तो चलते हैं सिविक्स के चैप्टर फर्स्ट, जो कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में कहाँ औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। तो देखिए, भारत में जो है औरतों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था जो है केवल जो है पंचायती राज संस्थाएं में जो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्ति कौन करता है? तो उनका नियुक्ति जो होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और किसका किया जाता है? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उसका मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में सामाजिक विभाजन है। भारत में सामाजिक विभाजन क्या है? जटिल, सरल, न जटिल, उपयुक्त, सभी। तो भारत में जो सामाजिक विभाजन है वो क्या है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि जटिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो भारत में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है यह 1990 ईस्वी में बना। कब बना? 1990 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, भारत में मतदाता होने के लिए, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदाता होने की जो कम से कम न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। कितना वर्ष है? 18 वर्ष है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इजी भी प्रश्न है। बहुत सारे एग्जाम में आपको देखे होंगे ये प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? जो सांप्रदायिक राजनीति होती है वह किस पर आधारित होती है? तो वह जो होता है एक धर्म के जो एक समूह पर बनाते हैं उस पर आधारित होती है। मतलब कि इसका ऑप्शन सी देख रहे हैं ना, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, इसके ऊपर जो है आधारित होती है सांप्रदायिक राजनीतिक। अगला प्रश्न है, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है धर्म, भाषा, मानवता, जाति। तो जो आधार नहीं, देखिए सामाजिक विभाजन का जो आधार नहीं है वो आपका मानवता है। मानवता जो है यह विभाजन का आधार नहीं है। बाकी धर्म के आधार पर विभाजन तो है ही, भाषा के आधार पर है, जाति के आधार पर है, लेकिन मानवता के आधार पर जो है सामाजिक विभाजन का आधार इसे नहीं माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है देश के सभी नागरिकों को जो है निम्नलिखित में से जो है समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी देशवासियों को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होते हैं। तो जो भी सांप्रदायिक राजनीतिक होते हैं ना वो धर्म के ऊपर आधारित होते हैं। किसके ऊपर होते हैं? धर्म के ऊपर जो होते हैं सांप्रदायिक राजनीतिक होते हैं। वर्तमान समय में अगर आप न्यूज खोलते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो नेता लोग होते हैं ना वो सिर्फ जो होते हैं सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। वर्तमान की स्थिति यही है भारत की, और ये सच्चाई है, चाहे वो न्यूज़ आपको दिखाए या ना दिखाए, लेकिन सच्चाई यही है कि सांप्रदायिक राजनीति जो है हमारे देश में अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्चस्व पर है, मतलब दबदबा इसका काफ़ी ज़्यादा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? तो सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क जो है वो क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, निर्णय लेने में देरी करती है, यह विविधता को अपने समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है। तो नहीं, सत्ता में साझेदारी का पक्ष का जो सही तर्क होता है वह यह होता है कि विभिन्न समुदायों के बीच जो है टकराव कम करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का जो उदाहरण है वो कौन है? पहला ऑप्शन देखिए अमेरिका, भारत, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का जो उदाहरण है वो आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अमेरिका और भारत देश जो है संघ सरकार का उदाहरण है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है। जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 15 है उसमें क्या घोषणा की गई है? तो उसमें यह कहा गया है कि धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का जो है विरोध किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव जो है यह 2014 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो है बीजेपी को बहुमत मिला था और मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल। तो जो आपका चंडीगढ़ जो है वो क्या है? यूनियन टेरिटोरीज स्टेट है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में जो है लोकतंत्र में रंग भेदी के विरोधी नहीं थे, तो वह जो थे जेड गुड्डी थे। बाकी आप देख रहे हैं मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉम स्मिथ एवं जॉन कॉलर्स जो ये थे लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी थे, कि लोकतंत्र है फिर भी रंग भेद हो रहा था तो उसके विरोध ने इन्होंने किया था। मार्टिन लूथर किंग ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था और ओलंपिक धावक ने किया था। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का एक सांप्रदायिक राज्य है जहाँ इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना गया है? तो वह जो है पाकिस्तान जो है देश है जहाँ पर जो है इस्लाम धर्म को जो है राज्य का आधार माना गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक कैसा शासन व्यवस्था है? लोगों के लिए या लोगों के द्वारा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के लिए। लोगों के लिए भी है, लोगों के द्वारा के लिए भी है और लोगों का लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न यहाँ है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किनका है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कथन जो है अब्राहम लिंकन जी का है कि लोकतंत्र जो है वो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इसको पढ़े, देखिए इसको पढ़े क्या है लिखा हुआ, ये थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि यूगोस्लोवाकिया, यह देश जो है विखंडन का सामना करना पड़ा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई है? किस देश में तमिलों की समस्या जो है हाल तक बनी हुई है? श्रीलंका, भारत, भूटान, पाकिस्तान। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका श्रीलंका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? तो निम्नलिखित में से जो है नारीवादी आंदोलन जो है लैंगिक समानता पर जो है बल देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1931 ईस्वी में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? तो 1931 ईस्वी में जो है गणेश शंकर विद्यार्थियों को जो है सांप्रदायिकता का जो है शिकार होना पड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में निम्नलिखित में से जो है 64.6% जो साक्षर है मतलब। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष की आयु तक स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त किया गया? कब मतलब प्रदान किया गया? तो 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में जो है महिलाओं को मताधिकार देने का जो मतलब अधिकार था वो प्रदान जो है 1971 ईस्वी में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा चुनाव में जो है महिलाओं सदस्यों की जो भागीदारी थी वो कितनी थी? तो वह जो है 10.68% थी। कितनी? 10.68%। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो 16वीं लोकसभा हुआ है उसमें महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? तो वह जो है 65 थी। याद रखिए कितनी? 65। मैं आपको बता दूं काफ़ी ज़्यादा प्रश्न होते हैं, थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है, गला भी फंस रहा है, फिर भी मैं आपके प्रश्नों कराऊंगा, टेंशन नहीं ले। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ईजी भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को जो है प्रतिवर्ष महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न है, असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या है? तो असम में जो बिहारियों पर हो रहे अत्याचार का जो मतलब आधार है वो क्या है?
क्षेत्रवाद है, क्षेत्रवाद है। इसकी वजह से जो है असम में बिहारियों पर जो है अत्याचार का आधार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है वहाँ पर। अगले प्रश्न को देखिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? तो अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाले व्यक्ति को हम लोग जो है नारीवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारीवादी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो वित्तीय राजधानी के रूप में जो है निम्नलिखित में से जो है मुंबई शहर को जाना जाता है। वित्तीय राजधानी, समझ गए? ऐसे तो हमारी राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी के रूप में जो है मुंबई शहर को जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बनाएं। दलित एवं महादलित की एक नई पहचान बनाएं। क्या बना है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। दलित हो जाए, पिछड़ा हो जाए, महादलित हो जाए, जहाँ भी आपको दिखे वो बिहार टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं। तो मुंबई में जो है उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोगों को जो है वहाँ पर गरीब भैया के नाम से जाने जाते हैं। क्या भैया के नाम से? गरीब भैया। वहाँ पर आप हिंदी बोलते हैं या भोजपुरी बोलते हैं तो गरीब भैया के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? देखिए क्या है, पहला बहुसंख्यक सिंहली भाषा के हितों की उपेक्षा, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों पर प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान, अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। तो श्रीलंका में सत्ता में इस भागीदारी के संदर्भ में जो सही कथन है वो ऑप्शन बी वाला, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली जो वहाँ भाषा बोली जाती है बहुसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास जो है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बांग्लादेश का उदय जो है यह 1971 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता है। यह कथन किनका है? तो यह कथन जो है श्री जगजीवन राम जी का है। किनका है? श्री जगजीवन राम जी का। अगला प्रश्न है, नस्ल का आधार क्या है? तो नस्ल का आधार जो है वह जीव शास्त्र है। क्या है? जीव शास्त्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असामान्य भूमिकाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण क्या था? तो मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान जो विद्रोह किया गया था उसका मेन कारण था नस्लवाद। क्या था? नस्लवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न और दो प्रश्न आपका पहला चैप्टर का लास्ट ही प्रश्न है ये। नोबेल पुरस्कार से संबंधित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है वो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न जो है आपका फर्स्ट चैप्टर के लास्ट प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जो होता है सांप्रदायिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सांप्रदायिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो यह जो 40 प्रश्न थे वो आपका प्रथम चैप्टर जो कि सिविक्स से था, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से था। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।